रोटी बना दे। बस कोई नहीं, आ जाएगी तुम आना, अच्छे हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है दो भाइयों की कि जो तक़सीम हिंद के वक्त आपस में जुदा हो गए थे और तकरीबन 75 बरस बाद उनकी मुलाकात मुमकिन हो सकी। ये सब कैसे हुआ, आइए सुनते हैं। मोहम्मद सिद्दीक तकरीबन 75 बरस बाद अपने छोटे भाई मोहम्मद हबीब से करतारपुर दरबार साहिब में मिले। मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद हबीब की कहानी उन लाखों अफराद जैसी है जिनके लिए तकसीम और आज़ादी के बाद होने वाला बंटवारा सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि वो उस कहानी के ऐसे किरदार हैं जो उस वक्त बिछड़ गए थे। जब जलंधर से अफरा तफरी में उनका ख़ानदान पाकिस्तान रवाना हुआ, उनके वालिद हलाक हो गए। सिद्दीक अपनी बहन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। हबीब वालदा के साथ वहीं रह गए, जिनका बाद में इंतकाल हो गया। ये सब कैसे हुआ उन्हें आज भी पूरी तरह याद नहीं, लेकिन तकरीबन 75 साल बाद दोनों भाइयों की करतारपुर के जरिए मुलाकात ऐसी अनगिनत कहानियों में से है जिनका आगाज़ तक़सीम हिंद से हुआ। इमरान खान साहब से कहता हूँ कि वो बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने के लिए मेरे भाई मोहम्मद हबीब को पाकिस्तान का वीज़ा दे दे। ज़िंदगी की आखिरी सांसें हम इकट्ठे गुजार लें तो शायद माँ बाप बहन भाइयों से बिछड़ने का दुख कुछ कम हो सके। ये कहना था पंजाब के ज़िला फैसलाबाद के चक 255 के रहायशी मोहम्मद सिद्दीक का। करतारपुर में उनकी मुलाकात के ऐनी शाहिद नासिर ढिल्लू कहते हैं कि दोनों भाइयों की मुलाकात इंतहाई जज्बाती थी। इस मुलाकात के मौका पर कोई 100 के करीब लोग मौजूद थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चंद घंटों की मुलाकात के बाद जब भाई एक बार फिर जुदा हो रहे थे तो हर आंख एक बार फिर भीग चुकी थी। नाज़रीन किराम, याद रखिए कि इस मुलाकात का सेहरा नासिर ढिल्लों के सर पर है। दोनों भाइयों के दरमियान कई बरसों बाद पहला राब्ता 2 साल कबल हुआ था। 2 साल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दोनों भाई आपस में वीडियो कॉल न करते हों। मोहम्मद सिद्दीक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर उनके बच्चे और गाँव के लोग इस मामले में उनकी मदद करते हैं। इसी तरह मोहम्मद हबीब जो कि इंडिया में रह रहे हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, मगर उनके सिख दोस्त उनकी मदद करते हैं। मोहम्मद हबीब एक सिख ख़ानदान के पास क़याम पजीर हैं। हम जिस वक्त मोहम्मद सिद्दीक से मिलने उनके गांव चक 255 पहुंचे तो वो उस वक्त अपने भाई मोहम्मद हबीब के साथ ज़ूम एप्लीकेशन पर बात कर रहे थे। मोहम्मद सिद्दीक अपने भाई मोहम्मद हबीब से कह रहे थे कि तुम्हारे पोते, नवासे और नवासियाँ तुम्हें याद करते हैं। तुमने शादी नहीं की, पाकिस्तान आओ तो मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। मोहम्मद हबीब अपने भाई मोहम्मद सिद्दीक को कह रहे थे कि इमरान खान से कहो ना मुझे वीज़ा दे, इंडिया में मेरा कोई नहीं है, उम्र के इस हिस्से में बहुत तन्हा हो चुका हूँ, अब जिंदगी इतने अकेलेपन में नहीं गुजारी जा सकती। नाज़रीन किराम, ये ख़ानदान कैसे बिछड़ा? ये कहानी यूँ है कि मोहम्मद सिद्दीक को अपने ख़ानदान से बिछड़ने की कहानी अच्छे से याद नहीं, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र कोई 10 से 12 साल थी, जबकि मोहम्मद हबीब को ऐसा कुछ भी याद नहीं है, माँ सिवाय अपने माँ बाप, बहन भाइयों के नाम और अब वो जिस इलाके में मुकीम हैं वहाँ के लोगों से सुनी हुई बातों के। उस वक्त उनकी उम्र कोई 1.5-2 साल थी। मोहम्मद सिद्दीक बताते हैं कि हमारा गांव जिगरवा जलंधर में था। मेरे वालिद जिम्मेदार थे। मुझे याद है कि हमारे खेतों में बहुत खरबूजा लगता था। मुझे अपनी वालदा भी याद हैं। उन्हें याद है कि उनकी वालदा उनके छोटे भाई मोहम्मद हबीब को लेकर फूल वाला अपने मेके गई थी, जो आज भी फूल वाला ही कहलाता है और इंडिया के ज़िला बठिंडा में वाक़ है। वो कहते हैं कि उनके मेके जाने के बाद हमारे गांव पर हमला हो गया था। लोग अफरा तफरी के आलम में इलाका छोड़कर मुंतकिल हो रहे थे। सबका रुख पाकिस्तान की तरफ था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ़ था। मुझे याद है कि मैं अपने वालिद और बहन के साथ था। वालिद हंगामों में कैसे हलाक हुए मुझे नहीं पता चला। हम किसी न किसी तरह
बहन भाई फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप पहुंच गए थे। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप में मेरी बहन भी बीमार होकर हलाक हो गई थी। उन्हीं दिनों पता नहीं कैसे मेरे ताया मुझे तलाश करते हुए फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप पहुंचे। मोहम्मद हबीब कहते हैं कि मेरा उस गांव और उस इलाके में तो कोई नहीं है। मुझे इलाके के लोगों ने बताया कि जब फसादात शुरू हुए तो मैं और माँ अपने मेके ही में फंस गए थे। इसी दौरान तकसीम मुकम्मल हो गई, पाकिस्तान और इंडिया बन गया तो इतलाआत मिली कि वालिद बहन सब कत्ल हो गए हैं। भाई के बारे में कुछ पता नहीं चला था। मेरी वालदा यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी। पहले उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ और फिर वो दुनिया छोड़कर चली गई। इस तरह मेके के लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। उनका कहना था कि मैंने बचपन से अब तक सिर्फ अपने सरदार दोस्त ही देखे हैं, उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के पास बड़ा हुआ हूँ। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि तक़सीम बर्र सग़ीर के बाद आने वाले काफ़िले कुछ न कुछ इतलाआत देते रहे थे। हम तक ये इतलाआत पहुँचती रहती थी कि वालदा भी वफ़ात पा गई हैं, मगर ज़्यादा मुअस्सर राब्ता इसलिए कायम न हो सका कि मेरी वालदा का मेका भी पाकिस्तान मुंतकिल हो गया था। वो मोहम्मद हबीब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते थे। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि हमारे ज़माने में शनाख्ती कार्ड तो बनते नहीं थे, मगर मैं बहरहाल पाकिस्तान की उम्र से 10 से 12 साल बड़ा हूँ। ज़िंदगी के कई माहों साल भाई को याद करते हुए गुजरे थे। वालदा की वफ़ात का यकीन आ गया था। बहन और वालिद की लाश देख ली थी, मगर भाई के बारे में सारी ज़िंदगी ये यकीन रहा कि मेरा भाई ज़िंदा है। वो माजी को याद करते हुए कहते हैं कि अब मेरे सरपरस्त पाकिस्तान में मेरे ताया थे। हम लोग फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहे, फिर हमें चक 255 में ज़मीनें अलाट हो गईं, जिसके बाद हम उस गांव में मुंतकिल हो गए। मेरी शादी भी मेरे तायाजाद के साथ हुई थी। सारी ज़िंदगी खेती बाड़ी और ज़िम्मेदारी करते गुजर गई। मोहम्मद हबीब अपने बचपन और माजी के बारे में ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि बिन माँ बाप के बच्चे के साथ क्या हुआ होगा और क्या होता होगा, बस मैंने अपनी ज़िंदगी उसी गांव में गुजार दी है जहां पर मेरी माँ मुझे छोड़कर मरी थी। शादी क्यों नहीं की, घर क्यों नहीं बसाया, इस बारे में भी मोहम्मद हबीब बात नहीं करते। बस ये कहते हैं कि मेरे सरदार दोस्त और फूल वाला के लोग ही मेरा सब कुछ हैं। उन्होंने ही मुझे मेरे भाई से मिलवाया। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भाई की याद बहुत ज़्यादा तड़पा रही थी। हमेशा मेरा दिल कहता था कि मेरा भाई ज़िंदा है, मुझे इसको देखने की बहुत चाहत थी। मैं पीरों फ़कीरों के पास भी गया, सब ने कहा कि कोशिश करोगे तो भाई मिल जाएगा। उनका कहना था कि मेरी कहानी मेरा सारा पिंड जानता है। मैंने अपने नंबरदार और अब नंबरदार के बेटे मोहम्मद इशराक को अपनी कहानी सुनाई थी। मोहम्मद इशराक आज से कोई 2 साल पहले नासिर ढिल्लों को लेकर मेरे पास आया था। उसने मुझसे सारी बातें पूछकर कैमरे में रिकॉर्ड करके मेरी फिल्म चलाई। फिल्म चलाने के कुछ दिन बाद ही वो और मोहम्मद इशराक दोबारा आए। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मिल गया है। उन्होंने मेरे भाई से बात भी करवाई थी। नासिर ढिल्लों कहते हैं कि चक 255 का नंबरदार मोहम्मद इशराक मेरा दोस्त है। मैं और मेरे दोस्त लवली सिंह ने तक़सीम बर्र सग़ीर के वक्त बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए यूट्यूब पर चैनल पंजाबी लहर बना रखा है। हम ऐसे लोगों की कहानियां बयान करते हैं जो अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं, उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद हबीब कहते हैं कि वो ज़िंदगी के आखिरी अय्याम पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं। उनका कहना था कि जब मोहम्मद सिद्दीक की कहानी यूट्यूब के ज़रिए बयान की तो वीडियो फूल वाला के डॉक्टर जगफीर सिंह ने देखी। उन्होंने हमारे साथ सोशल मीडिया पर राब्ता कायम किया, फिर उनके साथ फ़ोन पर बात हुई। डॉक्टर जगफीर सिंह ने हमें वो नाम वगैरह बताए जो मोहम्मद सिद्दीक बताते हैं। डॉक्टर जगफीर सिंह कहते हैं कि मोहम्मद हबीब या हबीब खान को हम सब लोग सक्का के नाम से जानते हैं। उनका असल नाम शायद पूरे इलाके में बहुत कम लोगों को मालूम है, उनमें से मैं भी एक हूँ। सक्का की कहानी मैंने अपने बड़ों से सुन रखी थी, जबकि सक्का खुद भी मुझे अपनी कहानी कई बार सुना चुके थे। सक्का की आरज़ू थी कि वो किसी न किसी तरह अपने भाई से मिल लें, मगर ना कोई तस्वीर, ना कोई अता पता। ये कैसे मुमकिन हो? ये नामुमकिन 2 साल कबल पंजाबी लहर नामी यूट्यूब चैनल ने मुमकिन कर दिया था। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि नासिर ढिल्लों
اور نمبردار محمد اشراق نے 2 سال پہلی ویڈیو کال کے ذریعے محمد حبیب سے میری بات کروائی تھی۔ بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے میں نے ماں باپ کا نام پوچھا، اس نے درست بتایا۔ میں نے اپنا نام پوچھا تو درست بتایا۔ اس نے علاقے کے لوگوں سے اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں سنی ہوئی باتیں بھی بتائیں جو درست تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حبیب یہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان آئے، اور اگر وہ پاکستان نہ آ سکے تو میں اس کو ملنے کے لیے انڈیا جاؤں، مگر بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ محمد اشراق کہتے ہیں کہ اس کے بعد محمد صدیق کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوایا گیا۔ جگفیر سنگھ کہتے ہیں کہ سکا کا کوئی راشن کارڈ وغیرہ نہیں بنا ہوا تھا۔ میرے ناصر ڈھلوں اور محمد اشراق کے درمیان طے ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اطراف سے ویزے کی کوشش کرتے رہیں، مگر بدقسمتی سے ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ درمیان میں کرونا آ گیا۔ ناصر ڈھلوں کہتے ہیں کہ اس دوران مشورہ ہوا کہ اب کرتارپور راہداری کھل چکی ہے تو اس راستے میں کوشش کرتے ہیں کہ بچھڑے ہوئے بھائی آپس میں مل جائیں، کم از کم ان کی ایک ملاقات تو ہو جائے۔ جگفیر سنگھ کہتے ہیں کہ جب کرتارپور کی راہداری کھلی تو ہم نے دربار صاحب پر ماتھا ٹیکنے کا پروگرام بنایا اور اس پروگرام میں سکا کو بھی شامل کر لیا۔ ہم چاہتے تھے کہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں، بچھڑے ہوئے بھائی بھی مل جائیں اور ماتھا بھی ٹیک لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بکنگ کروائی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دونوں طرف کی حکومتوں انتظامیہ نے ہمارا ساتھ دیا، جس کے بعد جب ہم 10 جنوری کو کرتارپور میں داخل ہوئے تو محمد صدیق اپنے اہل و عیال اور پورے پنڈ کے ہمراہ وہاں پر موجود تھے۔ محمد صدیق کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے لیے تحفے میں کپڑے وغیرہ لے کر گیا تھا، وہ بھی ہم سب کے لیے کپڑے لایا تھا۔ میری خواہش ہے کہ وہ پاکستان آ جائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس پاکستان آ جاؤ تو وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا اور اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ہم بیٹھ کر دونوں روتے رہے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہے۔ ہماری ملاقات دربار صاحب پر ہو رہی تھی۔ اس موقع پر ہم نے اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے لیے دعا بھی کی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ دن کیسے گزر گیا، کیا ہوا۔ جب جانے کا وقت آیا تو ہم سب اس کو دور تک جاتا ہوا دیکھتے رہے تھے۔ محمد حبیب کہتے ہیں کہ پھول والا میں لوگ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر اب دل کرتا ہے کہ پاکستان میں پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیل کر کچھ وقت گزار لوں۔ جب میں مروں تو میری تدفین میرے اپنے کروائیں۔ مجھ بوڑھے سے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی مجھے محمد صدیق دے دیں گے، بس مجھے ویزا دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ دکھ بھری زندگی میں میری موت بھی دکھ بھری ہو۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔